फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जीएसटी का। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा नीड ऑफ जीएसटी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अर्लियर सिस्टम था उसकी शॉर्टकमिंग्स। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस का मतलब है कि जो टैक्स बनता है उसी के ऊपर वापस से टैक्स लगाया जाना। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो। एक मैन्युफैक्चरर है, उसके गुड्स का जो प्राइस है वो है मान लो 10,000 रुपीज़ का। यहाँ पे ओल्ड सिस्टम है और यहाँ पे क्या है जीएसटी। ठीक है, अब इसके ऊपर जो पहले वाला इंडायरेक्ट टैक्स था उसमें एक्साइज ड्यूटी लगी मान लो 12.5% की। ठीक है, वो लगा दी। अब कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से जो सीएसटी है वो लगा 2% का। ठीक है, अब ये जो 2% लगा ये किसके ऊपर लगा? टैक्स के ऊपर। यानी यही जो टैक्स है इसी के ऊपर 2% लगाया। तो जो 2% लगाया ये क्या हुआ? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर पहले टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगा देते थे, लेकिन अब ये जो है कैस्केडिंग इफेक्ट जीएसटी में नहीं है। हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ गया प्रोडक्ट का? 11,475। अगर हम जीएसटी देखें, ये तो पहले वाला सिस्टम था, पहले वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया, लेकिन जीएसटी में देखें तो 10,000 रुपीज़ की गुड्स थी तो टोटल टैक्स ये लगना चाहिए था, तो इन्होंने उतना ही टोटल टैक्स लगा दिया 14.5% का। तो कितना आ गया? 1450। अब हमने जब इसका टोटल करा तो कितना आया? 11,450। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों के डिफरेंस में कितना आ रहा है? 25 रुपीज़ ज़्यादा आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट था पिछले टाइम पर अंडर जीएसटी, जो कि ओल्ड सिस्टम था, और उसको रिमूव किया जीएसटी ने। जीएसटी आया, जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट तो नहीं किया, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, तो इसने इस सिस्टम को रिमूव किया। यानी जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट चलता था टैक्सेस का। या हम कह सकते हैं कि शॉर्ट कमिंग्स क्या है? शॉर्ट कमिंग यही है कि कैस्केडिंग इफेक्ट था, क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देते थे तो उससे क्या होता था, जो गुड्स के एक्चुअल प्राइस हो जाते थे वो हाई हो जाते थे। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ें कंप्लीट होती हैं। एक तो पता चल जाता है कि नीड क्या है जीएसटी की, और दूसरा शॉर्ट कमिंग। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड है नो बेनिफिट ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इन प्री जीएसटी एरा। यानी कोई भी आईटीसी का उनको बेनिफिट ही अवेलेबल नहीं होता था। जितना उन्होंने इनपुट पे टैक्स पे किया वैसे ही आउटपुट पे वो कलेक्ट करेंगे और पे कर देंगे। लेकिन अब जीएसटी के अकॉर्डिंग आईटीसी का बेनिफिट अवेलेबल हो जाता है, इस वजह से ज़रूरत पड़ी है जीएसटी की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। जो वैट है और जो सर्विस टैक्स है उनका इंटीग्रेशन नहीं था। ये दोनों जो हैं वैट टैक्स और सर्विस टैक्स, ये अलग अलग सेपरेट फॉर्म में चार्ज किए जाते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है डबल टैक्सेशन ऑन कैटरिंग फूड एट रेस्टोरेंट और होटल फॉर वर्क। जीएसटी जो है इन वाली ट्रांजैक्शन पर जो है डबल टैक्सेशन से चार्ज किया जाता था पहले वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग। जो अर्लियर सिस्टम था जिसमें वैट था, आपकी एक्साइज ड्यूटी है, आपकी टोल टैक्स वगैरह हैं, इनके केस में जो टैक्सेशन लगता था इन फूड के ऊपर, देखो क्या होता था। डबल टैक्सेशन का मतलब है इसी फूड को, जो भी फूड अगर हम रेस्टोरेंट में ले रहे हैं तो उस फूड के ऊपर जीएसटी जो मतलब टैक्स लगता था वो गुड्स के अकॉर्डिंग भी लग जाता था और सर्विस के अकॉर्डिंग भी लगता था। यानी डबल टैक्सेशन हो गया। वो गुड के अकॉर्डिंग भी टैक्स पे करते थे पर्सन्स, और सर्विसेज के अकॉर्डिंग भी टैक्स पे करते थे। लेकिन जैसे ही जीएसटी आया तो इनका जो टैक्स रेट है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस रेट के अकॉर्डिंग ही चार्ज किया जाता है। यानी डबल टैक्सेशन का जो प्रोसीजर था या डबल टैक्सेशन का जो फीचर था वो यहाँ पर हट गया अर्लियर सिस्टम से। तो इस वजह से जीएसटी की ज़रूरत पड़ी कि डबल टैक्सेशन वाला जो सिस्टम है उसको हटाया जा सके। अब क्योर ऑफ इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइन। जो इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइन पहले वाला था यानी अर्लियर वाला था, उसको ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया, क्या क्योर निकाला? उन्होंने क्या किया, टैक्सेस जो हैं वो सबसम्ड कर दिए जीएसटी के अंदर। सबसम्ड का मतलब है उनको जोड़ दिया गया। ठीक है, स्टेट टैक्स सबसम्ड किए हैं और सेंट्रल टैक्स को सबसम्ड किया है। अब अगर स्टेट टैक्स को उन्होंने सबसम्ड किया है तो उस केस में क्या क्या सबसम्ड किया, यानी क्या क्या जोड़ा स्टेट टैक्स के अंदर? स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी जो भी हमने 2% का दिया था, ठीक है, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स,
एंट्री टैक्स, सारे फॉर्म्स की जितने भी फॉर्म्स की एंट्रीज होती हैं उन पर जो भी टैक्स लगेगा वो स्टेट टैक्स में जोड़ा गया। एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो भी जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने कौन सा एंटरटेनमेंट नहीं जोड़ा है, एक्सेप्ट दोज लेविड बाय द लोकल बॉडीज़, वो वाले जो कि चार्ज किए जाते हैं लोकल बॉडीज़ के द्वारा, उनको यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया गया। सबसम का मतलब यहाँ पर नॉर्मली हम कह सकते हैं इंक्लूड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको समझ आ जाए। फिर है टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे जो टैक्सेस लगते हैं उनको भी यहाँ पे जोड़ा गया। लॉटरीज, बैटिंग या गैम्बलिंग के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उनको भी जोड़ा गया। स्टेट सेस एंड सरचार्जेस जो लगते हैं उनको भी यहाँ पर जोड़ा गया। सेंट्रल टैक्स के केस में क्या क्या जोड़ा गया, इंक्लूडेड। ठीक है, इसमें क्या क्या जोड़ा गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ये जोड़े गए। सर्विस टैक्स जोड़ा गया, सैट जोड़ा गया, सैट मीन्स स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सेस एंड सरचार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनको ऐड किया गया यानी कि इसके अंदर इंक्लूड किया गया। ये नाम आपने एज अ टीज़ याद करने हैं, क्योंकि इसमें जितने भी ये पॉइंट्स जोड़े गए हैं ये एक तरीके से आपके लिए जो क्योर निकल कर आया है कि इसकी वजह से इन्होंने जीएसटी के अंदर इस तरह से चेंजेस किए जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन का सिस्टम हट गया, और आपका जो वैट और ये टैक्स वगैरह लगता था ये तो बिल्कुल ही हट गए, क्योंकि एक ही टैक्स आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब वैट जो है हट गए का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही रिमूव हो गए। जैसे स्टेट टैक्स हमने भी देखा सबसम में, तो वहाँ पे वैट था, ठीक है, बिल्कुल नहीं हटे हैं, बस उसके अंदर उनको जोड़ दिया गया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कॉन्सेप्ट में आपने क्या क्या ऐड लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जो हम आगे ये डेवलप जीएसटी मॉडल जो है हम कर चुके हैं, एप्लीकेबिलिटी कर चुके हैं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी, उसके बाद सप्लाई, सप्लाई में यहाँ पर सप्लाई का मीनिंग बताओगे, नेचर ऑफ सप्लाई बताओगे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ मैं उन सबको। ठीक है, आईटीसी का फीचर मैं करा चुकी हूँ, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मैंने करा दिया है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, अब नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स में ये बात आपने लिखनी है कि कैस्केडिंग ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑफ टैक्स। ठीक है, टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगना। तो जीएसटी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा देता है, रिमूव कर देता है। आपने सिर्फ यहाँ पर इतनी ही बात लिखनी है। फिर है मल्टी स्टेज टैक्स, मल्टी स्टेज टैक्स मैंने आपको बता दिया, वैल्यू एडेड टैक्स मैंने आपको बता चुकी हूँ, और नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस वही सेम बात है। ठीक है, ये सारा आपके कॉन्सेप्ट में आ जाएगा जीएसटी के। अगर कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आता है तो आप ये सारे डाल देना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि और कुछ मटेरियल आप डालना चाहते हैं तो आप नॉर्मली फीचर्स जो होते हैं जीएसटी के जो मैंने करा दिए हैं अब वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, या फिर हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस या फिर एडवांटेज। बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिलता है, वन टैक्स वन नेशन, एक ही टैक्स एक ही नेशन पे लगाया जा रहा है। ईजी टू डूइंग बिजनेस, बिजनेस को जो है रन करना आसान हो गया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी जो एफडीआईज हैं उनको भी अट्रैक्ट करना यहाँ पर आसान हो जाता है। फिर है नो चांसेस ऑफ टैक्स इवेशन, यहाँ पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें टैक्स इवेशन के चांसेस नहीं होते, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेशन के चांसेस होते हैं, ये हमने डिफरेंस में भी किया था। उसके बाद है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन्होंने क्या किया है जीएसटी के अंदर, जीएसटी में इन्होंने क्या किया है, डिफरेंट टाइप्स की जो गुड्स हैं, ठीक है, जो भी डिफरेंट टाइप्स की हमारी गुड्स हैं उन गुड्स को क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू कोड्स। जैसे मान लो किसी गुड को इन्होंने 212146 इस तरह के ऐसे कोड्स दे दिए, क्या दे दिए हैं, कोड्स। ठीक है, जो उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज को कोड दिए हैं उन कोड्स को हम क्या बोलते हैं, HSN कोड। ये जो कोड है ये पूरे हर जगह पे इनकी वैलिडिटी है, हर जगह पे ये कोड सेम है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अब गुड्स जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हैं। मान लो पेन जो हैं, अगर हम पेन की बात कहें तो पेन भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो उन डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को क्या कर दिया गया, कोड दे दिया गया कि उनको पहचानने में या उनकी जो हम लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उस टाइम पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी तरह से सर्विसेज में भी
उन्होंने क्या दे दिए हैं, HSN कोड्स दे दिए हैं। ठीक है, अब ये HSN कोड्स होते क्या हैं, ये कोड्स ऐसे ही मैंने आपको नॉर्मली एग्जाम्पल से बताए हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में देखते हैं कि ये HSN कोड्स क्या है। HSN कोड्स यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। HSN कोड जो है वो क्लासिफिकेशन है ऑफ गुड्स अंडर GST। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है गुड्स का हैज़ बीन डन फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड हार्मोनी। किस लिए किया गया कि यूनिफॉर्म रहे और हार्मोनी रहे इन नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट। आप कहीं पर भी इसका एक्सचेंज करेंगे तो वो आसान हो जाए, क्योंकि ये ओवरऑल सेम रहते हैं, हर स्टेट में कहो या हर कंट्री में कहो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेनिफिट टू कस्टमर्स। अभी हमने जो बेनिफिट पढ़े थे वो थे गवर्नमेंट से रिलेटेड। अब कस्टमर से रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं कस्टमर को। सिंपल टैक्स सिस्टम है, प्राइजेस में डिक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कैस्केडिंग ऑफ टैक्स का जो फीचर है वो अवेलेबल नहीं होता, यानी GST ने इस फीचर को रिमूव कर दिया है। उसके बाद यूनिफॉर्म प्राइजेस थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया के बाहर भी ले लो या इंडिया में भी ले लो तो भी आपको सेम प्राइजेस, यूनिफॉर्म प्राइस मिल जाएंगे। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम इसलिए है क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम क्या है, ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम का मतलब है यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, GSTN बना रखा है। GSTN का मतलब है GST नेटवर्क। एक GST नेटवर्क है, उस वेबसाइट पर ही सारे के सारे काम हो जाते हैं GST से रिलेटेड। सारा का सारा जो सिस्टम है वो पूरा ऑनलाइन है, तो कहीं से भी किसी भी तरह की ना कि टैक्स इवेजन पॉसिबल है, कोई फ्रॉड भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम है। ठीक है, अब ये GSTN है क्या या GST नेटवर्क क्या है, अभी हम आगे करेंगे। फिर है बेनिफिट्स टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री और ट्रेड को क्या बेनिफिट मिलते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना आसान हो जाता है। नो डबल टैक्सेशन, कोई डबल टैक्सेशन पे नहीं करना। जैसे हमने पढ़ा था कि फूड अगर हम रेस्टोरेंट में लेते हैं, खाते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो उस टाइम पर अगर हम पहले वाला सिस्टम को देखें तो हमें गुड्स के अकॉर्डिंग भी टैक्स पे करना पड़ता था और सर्विस के अकॉर्डिंग भी करना पड़ता था। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू GST किसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के अकॉर्डिंग, तो कोई डबल टैक्सेशन सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ड्यू टू HSN कोड के अकॉर्डिंग, जैसे उन्होंने HSN कोड जो है वो प्रिपेयर किया है, ठीक है, तो इसके बिहाफ पर क्या हुआ, जो नेशनल मार्केट है वो पूरी कॉमनली डेवलप्ड हो गई है। हर जगह सारी की सारी ट्रांजैक्शन कॉमन हो जाएंगी। जो ये कोड्स हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपको एक्सचेंज करना भी आसान हो जाता है ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए। अब GST नेटवर्क के अकॉर्डिंग ये ऑनलाइन सिस्टम है, तो आसानी से आप अपना जो टैक्सेशन सिस्टम है वो भी सिंपल है। आप टैक्स इनपुट, टैक्स क्रेडिट भी आराम से ले सकते हैं उस नेटवर्क से। ठीक है, फिर है इजी इन रिफंड ऑफ टैक्स, फिर सिंपल टैक्सेशन सिस्टम। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ GST इन इंडिया। जो हमने GSTN वाला टॉपिक जो है वो हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ GST में क्या है, प्री GST पीरियड और एक नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। प्री GST पीरियड में यानी GST के पीरियड से पहले, GST के आने से पहले प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST क्या था कॉन्स्टिट्यूशन, और इम्प्लीमेंट होने के बाद या इम्प्लीमेंटेशन जैसे अभी भी चल रहा है। अभी भी कुछ ऐसी गुड्स, पाइप, हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पढ़े थे जो कि अभी टेम्परेली आउट है, लेकिन उनको भी लिया जाएगा थोड़े टाइम बाद, GST के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो अभी भी जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं चल रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन लागू किए जाते हैं GST के अंदर, क्या फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यहाँ पर नोट है आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आर्टिकल क्या कहता है 265, ये जो आर्टिकल कहता है नो टैक्स शॉल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी गवर्नमेंट के अलावा कोई भी पर्सन इस टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकता या फिर इस टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जो भी टैक्स इम्पोज और कलेक्शन का जो भी प्रोसेस होता है वो सारा का सारा प्रोसेस अथॉरिटी ऑफ लॉ करेगा, यानी कि गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, फिर है प्री GST पीरियड में सबसे पहला आर्टिकल आता है 246। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है पर गिवन अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल ऑफ दिस आर्टिकल, यानी जो इस आर्टिकल का
246 आर्टिकल का जो 7th शेड्यूल है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स देती हैं या अथॉरिटी दे देती हैं। और यहाँ पर 3 लिस्ट बनाई गई। पहली लिस्ट जो है वो है यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट जो है वो है स्टेट लिस्ट और थर्ड लिस्ट जो है वो है कंकरेंट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट जो यूनियन लिस्ट है उसमें क्या होता है कि जितनी भी मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देगी, यानी उसके पास पावर होती है कि टैक्स को इम्पोज करे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लिस्ट यूनियन लिस्ट। सेकेंड लिस्ट के अंदर द मैटर्स वेयर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर, कि यहाँ पर वो मैटर लिखे गए हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सके टैक्सेशन के लिए। थर्ड है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों के पास पावर है कि वो लॉ बनाए फॉर टैक्सेशन, किसके लिए, फॉर टैक्सेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद या इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का ये अमेंड किया गया और जो आर्टिकल 246 था जो भी हमने पहले पढ़ा जिसमें 3 लिस्ट पढ़ी हैं उसको रिप्लेस किया गया बाय आर्टिकल 246A। अब आर्टिकल 246A क्या कहता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंप्लीट पावर्स टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसके पास पूरी कंप्लीट पावर्स हैं कि वो जो है लॉज और पॉलिसीज़ बना सकती हैं कि अगर किसी भी गुड का सप्लाई हो रहा है या किसी सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है तो उस केस में वो जितनी भी पॉलिसीज़ या लॉज बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही बनाएगी। 246 आर्टिकल 246A ये कहता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 269A, जितना भी लेवी या कलेक्ट किया जाएगा, जो भी जीएसटी यानी इम्पोज किया जाएगा और कलेक्ट किया जाएगा जीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब क्या है, हमने पढ़ा भी था पिछली बार कि मान लो अगर गुड्स हरियाणा से लेकर दिल्ली में जा रही हैं तो ये क्या है, दोनों अलग अलग स्टेट हैं, तो अगर गुड्स वो अलग अलग स्टेट में जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। लेकिन अगर गुड्स एक ही स्टेट में फ़्लो करेंगी तो उस केस में वो कौन सी सप्लाई हो जाती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो उस केस में जो भी जीएसटी की इम्पोज करने की पावर होगी या फिर कलेक्ट करने की पावर होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही होगी। और जो टैक्स लगता है इंटर स्टेट सप्लाई के केस में वो कौन सा लगता है, आईजीएसटी। ठीक है, और ये जो आईजीएसटी है ये हाफ डिवाइड हो जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। मान लो टैक्स अगर हमारा 28% लग रहा है तो इसका हाफ जो है किसके बीच में हो जाएगा, हाफ मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाफ मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। फिर नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी इंटर स्टेट सप्लाई की तरह कंसिडर की जाएंगी क्योंकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो रहा है ट्रांजैक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फिर अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 279A, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, इट इज़ अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। यानी यहाँ पर जो है जीएसटी काउंसिल को जो है बनाया गया और यहाँ पर जितने भी काम होंगे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जीएसटी के वो सारे यहीं किए जाते हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर। अब ये जीएसटी काउंसिल क्या है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये फॉर्म की और कॉन्स्टिट्यूट किया जीएसटी काउंसिल विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ 101 अमेंडमेंट। जो 101 अमेंडमेंट थी उसके अंदर जब वो अमेंडमेंट हुई उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने जीएसटी काउंसिल को बनाया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मेंबर्स इन जीएसटी काउंसिल। अब मेंबर्स कौन कौन से हैं जीएसटी काउंसिल के, सबसे पहला है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं वो चेयरपर्सन है वहाँ के जीएसटी काउंसिल के। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट विल बी मेंबर्स ऑफ काउंसिल। जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्टेट के वो सारे के सारे मेंबर्स हैं उस काउंसिल के। और अदर मेंबर ऑफ काउंसिल, जो भी अदर मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करे चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करे, तो अदर मेंबर्स उनके द्वारा नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस क्या हैं जीएसटी काउंसिल की, या फिर हम कह सकते हैं क्या रिकमेंडेशंस हैं जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल कुछ रिकमेंडेशन और पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग डिसीजन रिगार्डिंग रेट ऑफ टैक्स, कि कितना रेट ऑफ टैक्स किस गुड पर लगेगा, किस सर्विसेज पर लगेगा, ये सारा डिसीजन कौन लेता है,
जीएसटी काउंसिल। ठीक है, कौन कौन से टैक्स सम किए गए हैं जीएसटी के अंदर, इसका डिसीजन भी किसने लिया था, जीएसटी काउंसिल ने। अब आप अगर यहाँ पर एलोबरेट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको स्टेट टैक्स सबसम और सेंट्रल टैक्स सबसम बताए थे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज एग्जम्प्टेड अंडर जीएसटी, कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्ट हैं जीएसटी के अंदर। अभी हमने क्या पढ़े थे, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एग्जम्प्ट हैं, और जो अल्कोहल है ह्यूमन कंजप्शन के लिए तो वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है जीएसटी का। फिर है गुड्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी, वही बात आ गई, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन ये बिल्कुल ही बाहर है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कुछ जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो एग्जम्प्ट है। फिर है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है, हमने पढ़ी थी स्टेट वाइज। ठीक है, 10 लाख की, 20 लाख की, 40 लाख की, वो यहाँ पर आ सकती हैं। बाकी रूल्स रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न को फाइल करने के रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं, जीएसटी के रिफंड्स के रिगार्डिंग, जीएसटी के नेटवर्क, जीएसटी का नेटवर्क का हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है, वो टॉपिक भी आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल जीएसटी, ड्यूअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे काम कौन करता है, जीएसटी काउंसिल। स्पेशल स्टेट्स 11 स्टेट्स हैं, उन स्पेशल स्टेट्स का नाम देने वाला कौन है, जीएसटी काउंसिल। इन स्टेट को स्पेशल स्टेट के अंदर किन्होंने कैटेगराइज किया है, जीएसटी काउंसिल ने। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, जम्मू एंड कश्मीर है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड। ठीक है, एनी अदर जो भी मैटर रिलेटेड होगा जीएसटी से वो सारा का सारा कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। और जीएसटी काउंसिल ने ही कोडिंग की है गुड्स एंड सर्विसेज की, और कोडिंग कौन सी, HSN कोड्स। ठीक है, सीबीआईसी वो स्टैब्लिश, अब यहाँ पर सीबीआईसी जो है वो स्टैब्लिश की गई। अर्लियर जो सीबीआईसी थी उसको रिमूव करके सीबीआईसी को स्टैब्लिश किया गया, जीएसटी काउंसिल ने किया है ये भी। ठीक है, सीबीआईसी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये पहले एक्साइज था, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। ठीक है, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, फिर हमारा लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस। अब यहाँ पर 35 जीएसटी एक्ट लागू किए गए हैं इंडिया के अंदर। अब वो 35 जीएसटी एक्ट क्या हैं, ये नेम है एक्ट के, और कितने एक्ट हैं। सीजीएसटी एक्ट सिर्फ एक ही एक्ट है। एसजीएसटी एक्ट जो है आपके 29 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, तो 29 स्टेट्स प्लस दिल्ली एंड पौंडीचेरी के कोई 2 एक्ट हैं वो, तो कितने हो गए टोटल, 31 एक्ट हो गए। यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट 2017 में ही सब कुछ इम्प्लीमेंट हुआ है, तो 2017 ही ईयर आप लिखेंगे। इसका भी एक ही एक्ट है, आईजीएसटी का भी एक ही एक्ट है, और जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट 2017 भी एक ही एक्ट बनाया गया। तो टोटल आपके 35 एक्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस। आज यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।